विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मैंशन में अपराध, अध्याय 3। गैरेज में। अद्भुत पत्थर की विशाल सीढ़ियों और अंधेरे कोनों की विचित्रता पृथ्वीराज के अनुमान से भी अधिक अस्थिर करने वाली थी। अंधेरे में फड़फड़ाहट थी, फुसफुसाहटें थीं और हड़बड़ी में उठते कदमों की आवाजें। वह कोई भयभीत व्यक्ति नहीं था और आमतौर पर इस तरह का अनुभव उसे या तो हल्का मनोरंजक लगता या फिर उबाऊ। लेकिन इस विशेष रात में, इस घर में, जिसने पहली बार उसे ड्राइववे से दिखने के बाद से ही एक अजीब अशुभता का आभास दिया था, वह स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहा था। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए उसने पूरी तरह से निशिगंधा को खो दिया था। अंधेरे की पहली चकाचौंध में वह उससे बिछड़ गया था और जब संयोग से उसे खुद को बगीचे की ओर जाने वाले एक दरवाजे के सामने पाया तो वह बाहर चला गया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। रात सुहानी थी और हालांकि चांद नहीं था, तारों की रोशनी ने उसे रास्ता देखने की अनुमति दी। लेकिन वह अकेले इन डरावने मैदानों में भटकने के मूड में नहीं था। अचानक उसे याद आया कि वह अपनी एसी 2 सीटर कार की जांच कर ले, जिसे उसने ड्राइववे के पास बड़े गैराज में छोड़ा था। वह बेहद व्यवस्थित आदमी था और चूंकि उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं था कि उसने कार का पेट्रोल बंद किया था या नहीं, उसने सोचा कि यह सुनिश्चित करने का अच्छा मौका है। उसे गैराज खोजने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। वह चौड़े पत्थर से बने ड्राइववे को पार कर उस पुराने खलिहान तक पहुंचा जिसकी आकृति तारों की रोशनी में स्पष्ट दिख रही थी। दरवाजे अब भी खुले थे और छत की निचली बीम से लटके 2 तूफानी लालटेन कुछ रोशनी प्रदान कर रहे थे। भीतर आधा दर्जन से अधिक कारें लाइन में खड़ी थीं और पृथ्वीराज ने सोचा कि प्रत्येक कार अपने मालिक की पूरी तरह से पहचान करवा सकती थी। क्रीम रंग की बॉडी और काले पंखों वाली रोवर कूपे स्पष्ट रूप से महुआ सेन की थी। भले ही उसने उसकी काले सफेद मोटरिंग किट न देखी होती, वह फिर भी पहचान सकता था। सालमसन कार, जिसमें एक हास्यास्पद शुभंकर था, निश्चित रूप से प्रशांत सन्याल की थी। भव्य लैनचेस्टर कार हेनरी की होनी चाहिए थी और बाकी कारें भी पहचानना आसान था, एक बेंटले, एक ब्यूइक और एक स्विफ्ट। जैसे ही उसकी नजर एक कार से दूसरी कार पर गई, उसके होठों पर एक क्षणिक मुस्कान तैर गई। कोने में परित्यक्त लेकिन गरिमामयी एक प्राचीन मोटर कार खड़ी थी जो किसी बुजुर्ग महिला की तरह प्रतीत हो रही थी। यह घर की कार होनी चाहिए, उसने सोचा और उसकी ओर बढ़ा। कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी की अपनी गाड़ी। यह कितनी अजीब बात थी कि यह कार इस घर से कितनी मेल खाती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में बनी यह कार उस दौर से थी जब, जैसा कि किसी अमेरिकी ने कहा था, कारें कैथेड्रल की तरह प्रार्थना के साथ बनाई जाती थीं। यह एक ब्रूम थी, क्लासिक डिजाइन और लेदर से बनी हुई, जिसमें पीछे कम से कम 6 लोगों के बैठने की जगह थी और आगे ड्राइवर के लिए एक छोटा सा केबिन था। पृथ्वीराज कारों में रुचि रखता था और चूंकि उसके पास समय था और कोई और बेहतर काम नहीं था, उसने इस म्यूजियम पीस का भारी बोनट उठाकर इंजन के अंदर झांका। कुछ क्षणों तक वह इंजन को घूरता रहा, फिर उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और ध्यान से निरीक्षण किया। अचानक उसके होंठों से एक दबा हुआ विस्मय भरा स्वर निकला। वह झुका, कार के भारी रनिंग बोर्ड्स के नीचे झांका, एक्सल और शाफ्ट की जांच की। अंततः वह सीधा खड़ा हुआ और बोनट बंद कर दिया। उसके गोल मटोल चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रित भाव था। यह हास्यास्पद पुराना ढांचा, जो अधिकतम 20 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली कार जैसा दिखता था, वास्तव में नवीनतम फैंटम रोल्स रॉयस के चेसिस और इंजन पर रखा गया था। वह इस अजीबोगरीब संयोजन के पीछे के संभावित उद्देश्य पर विचार भी नहीं कर पाया था कि तभी उसे झील वाले रास्ते से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। स्वाभाविक रूप से वह अपनी खुद की कार की ओर बढ़ा और झुककर उसकी जांच करने लगा। तभी दरवाजे पर एक आकृति प्रकट हुई। ओह, अरे हेलो, बस थोड़ा सा टहल रहे हो क्या? इस बेवकूफी भरे स्वर में बोले गए शब्दों ने पृथ्वीराज को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा
कि भैरवनाथ मुखर्जी मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। हेलो, पृथ्वीराज ने जवाब दिया, थोड़ा चिढ़कर कि उसकी गतिविधि इतनी सटीक रूप से पहचानी गई थी। रिचुअल कैसा चल रहा है? मिस्टर भैरवनाथ थोड़ा असहज लगे। ओह, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है। 2 घंटे की साफ सुथरी मस्ती, तुम्हें पता है। तुम्हारा तो शायद खो गया है, पृथ्वीराज ने तीखे स्वर में कहा। युवक ने अचानक चार्ल्सटन नृत्य जैसा कुछ करना शुरू कर दिया, मानो अपनी झेप छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर हाँ, सच कहूं तो मैं वहां अंदर उकता गया था, उसने कहा, अब भी ऊपर नीचे उछलते हुए, जिससे पृथ्वीराज को अजीब सी छिड़ हो रही थी। इस अंधेरे में दौड़ना, भागना और खंजर लेकर घूमना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे चाकू पसंद नहीं। लोग उत्तेजित हो जाते हैं और फिर जाने क्या क्या हो जाता है। मैं बस इस सब से दूर जाने के लिए बाहर आया था। पहली बार पृथ्वीराज को उसके लिए हल्की सी सहानुभूति महसूस हुई। तुम्हारी कार यहां है? उसने सहजता से पूछा। यह बिल्कुल स्पष्ट सवाल भी मिस्टर भैरवनाथ को और अधिक असहज कर गया। अरे नहीं, सच कहूं तो मेरी कोई कार है ही नहीं। फिर अचानक आत्मविश्वास से जोड़ते हुए बोला, पर मैं कारों को हमेशा पसंद करता आया हूं। बढ़िया उपयोगी चीजें हैं। हमेशा सोचा है कि ये आदमी को जहां चाहे वहां ले जाती हैं। घोड़े से तो बेहतर ही है ना? पृथ्वीराज ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि यह आदमी या तो पागल था या नशे में, और चूंकि उसे दोनों ही विचार पसंद नहीं थे, उसने रूखे स्वर में सुझाव दिया कि वे वापस घर लौट चलें। युवक को यह प्रस्ताव कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन पृथ्वीराज, जो एक बार ठान लेने पर बहुत जिद्दी हो सकता था, बिना किसी और बहस के उसे उसी दरवाजे तक ले आया जिससे वह आया था। जैसे ही वे विशाल धूसर गलियारे में दाखिल हुए और घर की हल्की सीलन भरी बासी हवा उनके पास आई, यह साफ हो गया कि वहां कुछ हो चुका था। कई पैरों की आवाजें गूंज रही थीं, लोग धीमे धीमे बातें कर रहे थे, और गलियारे के दूर छोर पर एक रोशनी टिमटिमाई और फिर गायब हो गई। लगता है कोई फॉरफिट को लेकर झगड़ रहा है क्या? भैरवनाथ मुखर्जी की बेवकूफी भरी आवाज पृथ्वीराज को बहुत अजीब लगी। देखते हैं, पृथ्वीराज ने कहा, और उसके स्वर में दबी हुई घबराहट थी, जिसे वह चाहकर भी छिपा नहीं सका। उसी समय पास में हल्के कदमों की आहट हुई और अंधेरे में रेशमी कपड़े की झलक दिखाई दी। कौन है वहां? एक जानी पहचानी आवाज आई, निशिगंधा की। ओह, भगवान का शुक्र है, तुम हो? उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, जब पृथ्वीराज ने उसे पुकारा। फिर मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पहली बार कुछ समझदारी भरा किया। वह चुपचाप गलियारे में आगे बढ़ गया और वहां से गायब हो गया, उन्हें अकेला छोड़कर। क्या हुआ? पृथ्वीराज ने चिंतित स्वर में पूछा, क्योंकि उसने महसूस किया कि जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो वह कांप रही थी। तुम कहाँ थे? निशिगंधा ने घबराई हुई आवाज में कहा। तुम्हें पता नहीं चला? कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी को खेल के बीच में ही दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर व्हिटबी और मिस्टर हेनरी उन्हें उनके कमरे में ले गए हैं। सबके लिए बहुत अजीब स्थिति हो गई थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी। जब उन्होंने घंटी बजाई तो नौकर नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि उनके क्वार्टर से घर के बाकी हिस्से में आने का सिर्फ एक ही दरवाजा है, और वह भी बंद था। अब उन्होंने मोमबत्तियां जला ली हैं। उसने जोड़ा, और पृथ्वीराज ने गौर किया कि उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पृथ्वीराज ने उसे नीचे देखा। काश वह उसका चेहरा देख पाता। अब वहां क्या हो रहा है? उसने पूछा। हम कुछ मदद कर सकते हैं? लड़की ने सिर हिला दिया। मुझे नहीं लगता, वे बस आपस में बात कर रहे हैं। मैंने शुभेंदु को कहते सुना कि खबर आई है कि यह कुछ गंभीर नहीं है, और उन्होंने हमसे कहा कि हम सब ऐसे ही आगे बढ़ें, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लगता है कि कर्नल को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं। वह हिचकिचाई और आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं की। पृथ्वीराज ने महसूस किया कि वह उसके बगल में कांप रही थी, और एक बार फिर उस अनजाने डर ने, जो पूरे शाम से उसके अवचेतन में छिपा था, अपना चेहरा दिखाया। बताओ, उसने अचानक कोमल और सांत्वनादायक आवाज में कहा। बात क्या है? वह चौंक गई, और जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज तीखी और
असंतुलित लगी। नहीं, यहाँ नहीं। हम बाहर नहीं जा सकते। मुझे इस घर से डर लग रहा है। उसके स्वर में छिपे भय ने पृथ्वीराज के दिल की धड़कन तेज कर दी। अरे हां, बिल्कुल चल सकते हैं, उसने कहा। बाहर तारों से भरी खूबसूरत रात है, चलो घास पर चलते हैं। उसने उसका हाथ थामा और उसे उस घास के मैदान तक ले आया जो कभी सुंदर लॉन हुआ करता था। वे घर की छाया से निकलकर झाड़ियों के एक छोटे से झुरमुट में पहुंचे, जहां से खिड़कियों से वे पूरी तरह से छिप गए। अब, पृथ्वीराज ने कहा, और अनजाने में उसकी आवाज सुरक्षात्मक हो गई। क्या बात है? लड़की ने उसकी ओर देखा और हल्की रोशनी में पृथ्वीराज को उसका तेज तर्रार चेहरा और संकरी भूरी आंखें दिखीं। अंदर सब कुछ भयानक था। जब कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी को द्वारा पड़ा, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि डॉक्टर व्हिटबी ने उन्हें सबसे पहले देखा था। वह और मिस्टर हेनरी उन्हें ऊपर ले गए, जबकि दूसरा आदमी, वह आदमी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसने घंटी बजाई। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और वहां कोई रोशनी भी नहीं थी। फिर मिस्टर हेनरी नीचे आए और कहा कि कर्नल को दिल का दौरा पड़ा है। वह रुक गई और पृथ्वीराज को घूरने लगी। उसकी आंखों में ऐसा भय था कि पृथ्वीराज डर से सिहर उठा। उसने अचानक कहा, पृथ्वीराज, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम सोचोगे कि मैं पागल हो गई हूं? बिल्कुल नहीं, पृथ्वीराज ने स्थिरता से उसे आश्वस्त किया। और क्या हुआ? लड़की ने कठिनाई से निगल लिया। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। यह देख पृथ्वीराज को अचानक प्रेरणा हुई और उसने अपना हाथ धीरे से उसकी कमर के चारों ओर रख दिया, जिससे वह सुरक्षित महसूस कर सके। खेल के दौरान, उसने साफ और स्थिर आवाज में कहा, मानो उसे खुद को मजबूर करना पड़ रहा हो। घंटी बजने से लगभग 5 मिनट पहले किसी ने मुझे वह खंजर दिया। मुझे नहीं पता वह कौन था। मुझे लगता है कि वह एक औरत थी, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। मैं पत्थर की उन सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी जो निचले हॉल में जाती हैं। तभी अंधेरे में कोई मेरे पास से गुजरा और खंजर मेरे हाथ में थमा दिया। अचानक मुझे उससे डर लगने लगा और मैं गलियारे में दौड़ पड़ी, किसी को खोजने के लिए जिससे मैं इसे दे सकूं। वह रुकी और पृथ्वीराज ने महसूस किया कि वह उसके हाथों में कांप रही थी। गलियारे में एक खिड़की है। जब मैं उसके नीचे से गुजरी तो हल्की सी रोशनी खंजर पर पड़ी और प्लीज, मुझे पागल मत समझना। मत सोचना कि मैं सपना देख रही थी या कल्पना कर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि खंजर की धार किसी गहरे रंग से ढकी हुई थी। मैंने उसे छुआ। वह चिपचिपा था। मुझे तुरंत समझ आ गया, वह खून था। खून। पृथ्वीराज को उसके शब्दों का पूरा मतलब धीरे धीरे समझ आया और उसने उसे हैरानी और अविश्वास के मिले जुले भाव से घूरा। हाँ, तुमको मुझ पर विश्वास करना होगा। उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई थी और पृथ्वीराज ने महसूस किया कि वह उसकी आंखों में सीधा देख रही थी। मैं वहीं खड़ी उसे देखती रही। पहले तो मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी पल चीख पड़ूंगी, और तभी एकदम अचानक और बिना किसी आवाज के अंधेरे से एक हाथ बाहर आया और खंजर ले लिया। मैं इतनी डर गई थी कि लगा मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा सिर फटने को था और फिर ठीक उसी समय घंटी बजी। उसकी आवाज धीरे धीरे खामोशी में डूब गई और फिर उसने पृथ्वीराज के हाथ में कुछ रख दिया। देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपने हाथ इससे पोंछे थे। पृथ्वीराज ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और अपने हाथ में पकड़े छोटे मुड़े तुड़े कपड़े के टुकड़े पर रोशनी डाली। यह एक रूमाल था, हल्का महीन कपड़े और लेस से बना हुआ, और उस पर एक साफ गहरे लाल रंग का धब्बा था, सूखा हुआ खून। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।
आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।